है। यस। तो सर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आप सारे लोगों का 228 एपिसोड में आप सारे लोगों का वेलकम है। और आज संडे का दिन है और अभी हम लोग 6 बजे सेशन में कनेक्ट हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये देख लीजिए कि संडे को ना मैक्स मोस्ट ऑफ द पीपल ज्यादा देर तक सोते हैं। लेकिन हम सारे लोग लगभग अभी हम लोग 43 लोग कनेक्टेड हैं, जो ओवर होते होते ओवर 50 हो जाएगा। तो हम सारे लोग जानने और सीखने के लिए हर दिन समय पे जग जाते हैं और फ्रेश होके रेडी हो जाते हैं वीडियो ऑन करके मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सारे लोग जितने भी लोग कनेक्ट हैं जो वीडियो में ऑन है, एक जोरदार क्लैपिंग अपने लिए कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये हम लोग का हैबिट बन रहा है। अब हम लोग बात करेंगे आज के स्पीकर के बारे में। जो गेस्ट स्पीकर है, इनका नाम डॉक्टर उमाकांत सिंह सर है। और ये कटिहार में संयोजक के पोस्ट पे है। और नॉलेज इनके पास भरपूर है। इन्होंने बीएचएमएस की डिग्री ले रखी है। और बिना किसी फीस के बहुत सारे लोगों की हेल्थ में उनकी हेल्प करते हैं। बहुत समय तक इन्होंने बहुत सारे लोगों को फ्री में कंसल्टेंसी दिया। और इनका मकसद वही है जो हम सारे लोगों का मकसद है, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए अब सर को हम लोग वेलकम करेंगे। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, हम सारे लोग मिलकर एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करें डॉक्टर उमाकांत सर को। एक जोरदार वेलकम। वेलकम सर। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। सुबह का आप लोग सभी को सुप्रभात। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो हम लोग चलें अपने टॉपिक की ओर। और सभी लोग कनेक्ट हो ही गए होंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि इनेमिया क्या है, इनेमिया कैसे होता है, उसका क्या क्या वजह है। और आजकल जो समस्या बनते जा रही है, सबसे बड़ा ये समस्या है एनीमिक होने का। उसमें है कि कोई भी कारक जिसकी वजह से आपके रक्त में जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, उसकी कमी होती है मुख्य रूप से। और वो एनीमिया का कारण बनता है। उसमें लक्षण दिखेगा जैसे कमजोरी और थकान। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे चीजों को मन में आ जाती है कि हमें वीकनेस हो रहा है, या पैर में दर्द अचानक हो रही है, एड़ी में दर्द हो रही है। तो ये सब लक्षण हैं उसके। दूसरा है त्वचा का रंग हल्का सफेद होगा या पीला होगा। त्वचा में रुखापन आएगा, आसानी से नीला पड़ता है। वो ये सारे को अनुभव करने की चीजें हैं। अनियमित दिल का धड़कन होगा, जैसे सोए हुए हैं, कॉल आ गया, दिल धड़कने लगा या धड़क गया। ये सब सांस लेने में आपको समस्या होगा, कठिनाई फील होगा। जीभ पर छाले दिखाई देंगे, हल्का सफेद का दाना दाना टाइप पर भी हो सकता है। चक्कर भी उसमें आता है, मन थोड़ा सा घबराहट होगी तो चक्कर आएगी। महसूस होगा बेहोशी होने का भी। हाथ पैर ठंडा होगा, सिर दर्द करेगा, छाती में हल्का पेन करेगा। ये सारे चीजें जो है आपको फील होगा। आगे है कि कान में जैसे घंटी का जैसा आवाज फीलिंग करना, तो वो भी फील करेगा। जैसे लग रहा है कि कान के पास जो है कोई भौरा जैसे गुनगुनाता है, उस तरह का साउंड सुनाई देता है। लेकिन रियली में ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो फील सिर्फ होगा, अनुभव होगा। बालों का अननेसेसरी झड़ना। फिर है कि उसमें जो नाखून है पैर हाथ का, उसमें वो ब्रिटल नेल्स के रूप में रहेंगे, यानी डिफॉर्मिटी ऑफ नेल भी उसको बोलते हैं। ये सारे चीज जो है उसका लक्षण है। अब इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले खून का जो कमी होता है वही एनीमिया का
कारण बनता है। तो उसमें दो चीजें होती है। होमोग्लोबिन जो है मुख्य रूप से खून में पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट रहता है, जिसमें आयरन और प्रोटीन का मिश्रण है होमोग्लोबिन। सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंस होता है आयरन। शरीर में जब आयरन लैक करता है तो आपका होमोग्लोबिन का स्तर घटते चला जाएगा। उसका मुख्य कारण होता है, जैसे आपको पाइल्स है, जठरशोथ बीमारी है, अल्सर है, पाचन तंत्र में रक्त स्राव का होने का कारण भी है। ये सारे इनेमिया का लक्षण है। फिर है ट्रॉमा है, ट्रॉमा के कारण से भी होता है। सर्जरी होता है, उसमें भी ऐसा होता है कि अब ऑपरेशन करवा लिए, ऑपरेशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है। ये तो ओटी का चीज़ है, बाहर वाले अटेंडेंट जो होते हैं उनको पता नहीं चलता है, लेकिन इंटरनल ऐसा होता है। तो स्वस्थ जब सर्जरी के बाद होने को चलते हैं तो बहुत टाइम टेकन लगता है। उस चीज़ को पकड़ने में डॉक्टर नहीं बता पाते हैं जो सर्जरी किए हैं सो, और पेशेंट जो है परेशान होते चला जाता है। लेकिन मुख्य कारण उसका होता है कि ऑपरेशन करने के समय ब्लड ज़्यादा निकल जाता है बॉडी से, और वो रिकवर करने में बहुत टाइम टेकन लगता है। तो इसका ये भी कारण है। दूसरा है कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर, जिसमें आयरन कम रहते हैं, तो आरबीसी आपका सेल जो है वो प्रॉपर वे में नहीं बन पाता, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसके कारण से ऐसा होता है। फिर है बोन मैरो, स्टेम सेल का विकार, उसमें भी कुछ गड़बड़ी रहती है, तब भी आपका इनेमिक होने की संभावना रहेगी। फिर है अप्लास्टिक एनीमिया, उसमें भी ऐसा होता है। फिर है लीड पॉइजनिंग, जैसे आजकल जो खान पान है, डाइट है, उस डाइट में आपको जो मैगी वगैरह है, वो इसमें ये संभावना ज़्यादा बनती है कि लीड जो है वो ज़्यादा रहता है। और बच्चे लोग का, बुजुर्ग लोग, सारे लोग आज का जो कल्चर है उस कल्चर में ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिसके कारण से ऐसा होता है। हमरे समझ से तो ऐसा लगता है कि डाइट में अगर वन टाइम अगर वो लेता है कोई भी पर्सन, तो उसमें इनेमिक होने की संभावना ज़्यादा बनती है। फिर इसमें एक आगे आता है थैलेसीमिया, का शायद नाम आप लोग सुने होंगे। थैलेसीमिया भी इनेमिक होने के कारण से ही होता है। ये डिसऑर्डर बन जाता है। तो ये सारे इसके लक्षण थे। अब है कि आयरन के कमी के कौन कौन से कारण हैं, फैक्टर है। सबसे पहले है कि आहार का कमी होना, यानी जो बैलेंस डाइट है वो लोग नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से वो इनेमिक होते हैं। फिर है कैफीन युक्त पेय, जितने भी आप ड्रिंक देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, वो सारे कैफीन युक्त पेय है। फिर वो लेने के बाद जो है पेट को वो परेशान करता है, डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। डाइजेटिव सिस्टम जो है पूरे नॉर्मल वे में नहीं रह पाते हैं, गैस का ज़्यादा निर्माण होता है। तो गैस का ज़्यादा निर्माण होता है तो बहुत लोगों के मन में बातें आती है कि गैस बन रहा है, लेकिन कारण तो उसका कुछ और ही है। फिर है गर्भावस्था या स्तनपान करने के समय भी एनीमिक लोग हो जाते हैं। अत्यधिक रक्त स्राव होने वाले, जिससे फीमेल में ज़्यादा शिकायत आती है कि ब्लीडिंग होता है, हेमरेज जिसको बोलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इनेमिक होने की संभावना बनती है। फिर है कि रक्तदान के बाद भी ऐसा होता है, डोनर जितने भी होते हैं तो वो उस इमोशनली वो तो ब्लड दे देते हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उन्हें बाद में ये फीलिंग होता है कि वो इनेमिक बनते चले जा रहे हैं जब उसकी जांच होती है। फिर है आपको एक एक कारण और दिखेगा उसमें, पाचन तंत्र में धीमा रक्तस्राव होने के कारण से भी हो जाता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो पाचन तंत्र जो होती है उसमें भोजन का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है।
जिसके कारण से वो ब्लड कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में डिफ्यूज करता है कोलन तक आते आते, जिसके कारण से वो जो कारण ही बनती है तो वो ड्यू टू एनीमिया के कारण होता है, एनीमिया के कारण होता है। और उसमें सबसे मुख्य फैक्टर होता है लैक ऑफ आयरन। फिर है कि भारी व्यायाम के कारण भी इस तरह का चीज होता है। एक्सरसाइज तो लोग करते हैं, बहुत सरल समझ लिए हैं एक्सरसाइज को कि एक्सरसाइज करना चाहिए हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। एक्सरसाइज अपने बॉडी को देखते हुए, उसमें वेट है, उसकी हाइट है, उसके बाद उसका फिटनेस है, उसके हिसाब से एक्सरसाइज सेलेक्ट किया जाता है। और फिर आपके बॉडी का समस्या है, ये सारे चीजों को मिला करके एक्सरसाइज को सेलेक्ट करके एक्सरसाइज करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉस होगा उसमें। आपका आयरन का स्तर जो है घटते चला जाएगा, या तो फिर प्रोटीन का स्तर घटेगा, लेकिन मोस्टली आयरन का ही स्तर घटता है बॉडी में। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इनेमिया कितने प्रकार का होते हैं। तो इनेमिया का इसमें बहुत सारे प्रकार है, जिसमें कुछ सब तो आप लोगों को जाना पहचाना भी मिलेगा और सुनने को, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शायद पहला बार सुने होंगे या सुनेंगे। अब प्लास्टिक एनीमिया एक होती है, ये रेयर में आपको कम ही सुनने को मिला होगा या सुने होंगे। ये तब होता है जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में जो आरबीसी का जो उत्पादन होता है वो प्रॉपर वे में नहीं होता है। जब आरबीसी का आपके बॉडी के अंदर उत्पादन नहीं होगा तो आप प्लास्टिक इनेमिया का शिकार हो जाएंगे, और ये डिसऑर्डर भी हो सकता है। फिर है आयरन डिफिशियंसी इनेमिया, जिस पर अभी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आयरन डिफिशियंसी इनेमिया जो है ये शरीर में अपर्याप्त आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। जितना आयरन चाहिए बॉडी को, 60% के आसपास बॉडी को आयरन चाहिए, और वो उससे कम रहेगा तो ये डिफिशियंसी आएगा। और इसका मुख्य कारण है डाइट। डाइट में आपका कम रहेगा मात्रा फूड का, अत्यधिक शराब होगा, या आयरन के बढ़ते नुकसान इसमें होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है सिकल सेल इनीमिया। सिकल सेल भी आपको सुने होंगे, लेकिन ये आनुवंशिक इनीमिया है, और आज के डेट में इसको आनुवंशिक भी नहीं माना जाता है। ऐसे आनुवंशिक का F3 जनरेशन तक काउंट होती है, F1 F2 F3, यानी दादा से पोता के बीच का, नाना से नाती के बीच का ये जनरेशन में जो होता है वो हेरिडिटरी काउंट होती है। लेकिन आज के डेट में इसकी संख्या बढ़ रही है। और इसका सिकल सेल इनेमिया का मतलब है कि जो आरबीसी सेल होते हैं उस सेल का जो स्ट्रक्चर होता है सिकल जैसा होता है, यानी एक करछी काटने वाला जो बोलते हैं वो टेढ़ा हो जाता है, उसी तरह से वो हो जाता है, ये साइज का होता है सेल, आरबीसी सेल। अब जब ऐसा हो जाएगा तो बॉडी का जो फिजिकल फिटनेस है उसमें इसी तरह का चीज आना उभरना शुरू हो जाएगा। डिफॉर्मिटी ऑफ लेग, डिफॉर्मिटी ऑफ बोन भी हो सकता है, जिसमें पैर भी टेढ़ा हो सकता है, हैंड भी टेढ़ा हो सकता है। तो ये सारे हेरिडिटरी होने का मतलब है कि ये माता पिता से भी बच्चों में आ सकता है। F1 जनरेशन जैसे दादा हो गए तो नीचे पोता F3 में आ गया, 2 में आ गया, तो उसमें भी आने की संभावना बनती है। लेकिन ये चलता है, लेकिन इसमें अब ऐसा हेरिडिटरी को ना कह करके और इसको इनेमिक के रूप में देखा जा रहा है कि इसके कारण से ऐसा हो रहा है ना। और उसकी संरचना जो होती है टेढ़ा होने के कारण, सिकल की तरह हो जाने के कारण से वो ऑक्सीजन जो बॉडी में कैरी करता है उसमें अक्षम हो जाता है, अपनी अक्षमता को खो देता है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में नहीं होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में नहीं होगा तो आप समझिए कि जो आपका फूड से ऑब्जर्व किए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
वो सभी ऑर्गेनल ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, और जब नहीं पहुंचेगा तो वो, और नॉर्मल वे में ये थिंक कर सकते हैं कि आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी ब्रेकअप होगा। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। ये भी एनीमिया का ही पार्ट है। ये भी हेरिडिटरी है। इसमें रक्त का जो स्तर होता है, होमोग्लोबिन जो बताए थे, कि होमोग्लोबिन जो शब्द है उसको समझना है। ये प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन इक्वल टू होमोग्लोबिन। ये आयरन का प्राथमिकता सबसे ज्यादा है बॉडी को। प्रोटीन का भी है लेकिन आयरन ज्यादा है। और इसका स्तर जब कम जाएगा तो थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया भी डिसऑर्डर है। सिकल सेल भी एक डिसऑर्डर है। ये डिजीज, ये सारी चीज नहीं है। ये कन्वर्ट होकर के डिसऑर्डर बन जाता है, यानी कहने का मतलब निशक्तता बन जाता है, दिव्यांगता आ जाती है। फिर है विटामिन डिफिशियंसी इनेमिया। विटामिन डिफिशियंसी इनेमिया है, इसका मुख्य कारण है कि बॉडी में आपका B12 जो विटामिन हैं, B12 और B9, जिसको फोलेट भी कहते हैं B9 को, ये दोनों की मात्रा अगर शरीर में कमेगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं कम होगा, और आरबीसी का जब निर्माण कम होगा तो आप इनेमिक काउंट होंगे, जिसको कहा जाता है विटामिन डिफिशियंसी इनेमिया। और इसको पूर्ण रूप से बॉडी के अंदर B12 और विटामिन B9 ये होनी चाहिए। ओके। अब इसको आगे बढ़ेंगे कि इनेमिया विकसित होने का कौन कौन सा खतरा है। अब खतरा में समझेंगे कि सबसे ज्यादा ये न्यू बॉर्न चाइल्ड जो होते हैं, वो इन्फेंट चाइल्ड का जो काउंट करते हैं, उसका जो एज ग्रुप होता है वो 2 बरस से कम होता है लगभग। ऐसे तो 5 काउंट होता है, लेकिन 2 बरस तक बच्चों में ये होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी शिशु में। फिर है कि ओल्ड पर्सन जितने भी होते हैं जिनकी आयु 65 प्लस रहता है, उनमें भी ये खतरा ज्यादा होती है इनेमिक होने का। उन व्यक्तियों में जो रक्त का पतला करने वाली दवा लेती हैं या लेते हैं, उनमें भी ये चीजें ज्यादा देखने को मिला है। इंटेस्टाइन में अल्सर, आजकल पेप्टिक अल्सर जो है बहुत ज्यादा, क्रोनिक ये सब जो अल्सर है, ये बहुत काफी मात्रा में हो रहा है। इसका कारण है कॉन्स्टिपेशन, और इसके कारण से ये होती है, तो ऐसे पर्सन को ये इनेमिक होने की खतरा ज्यादा बना हुआ रहता है। अब इसे कैसे आगे हम बढ़ें उपचार के रूप में। उपचार में तो एक चिकित्सीय प्रावधान है। इसमें आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, एलोपैथ में जाइए, यूनानी में जाइए, आयुर्वेद में जाइए, जो भी है प्रक्रिया उसके तहत। लेकिन अपने आप को भी आप ट्रीट कर सकते हैं, बॉडी को, जिससे आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले है कि आपका जो डाइट है वो प्रॉपर वे में आयरन युक्त लेना चाहिए, विटामिन युक्त लेना चाहिए। विटामिन में B12 और B9 पर विशेष फोकस करना चाहिए, लाइफ स्टाइल को देखते हुए। आवश्यक विटामिन की पूर्ति, पाचन तंत्र में विटामिन के अवशोषण की समस्या होने पर भी विटामिन B12 लॉस करता है, और B12 को लॉस को परिपूर्ण अति क्षतिपूर्ति करने के लिए आप एक्सटर्नल आप ले सकते हैं। अब उसको बाई मेडिसिन ले सकते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से भी ले सकते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो सब सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के रूप में आया है, उसे भी आप ले सकते हैं। अब प्लास्टिक जो इनेमिया होता है, जिसमें ब्लड चढ़ना, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण, ये सबसे करवा करके भी आप उस समस्या से निदान कर सकते हैं, और आप स्वस्थ की ओर जा सकते हैं। आगे
कि अस्थि मज्जा जो रोग है, बोन मैरो, उसकी स्थिति और उसका कारण का आधार है मेडिसिन। जैसे आप लोग जाने माने भाषा में आप कीमोथेरेपी का नाम सुने होंगे, या ट्रांसप्लांट ऑफ बोन मैरो महंगी है, लेकिन कीमोथेरेपी लोग करवाया करते हैं, उससे अपने आप को सुधार करवाते हैं। फिर है हिमोलेटिक इनेमिया। हिमोलेटिक इनेमिया भी शरीर के लिए नॉर्मल नहीं है, और ये सब सुनने में भी थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ये सारे जो चीजें हैं वो समझने में बहुत समय लग जाता है लोगों को, और इसका शिकार हो जाते हैं। इसमें दवा का ठीक करना दवा के माध्यम से भी संभव है, लेकिन इसका कारण क्या है? ये संक्रमण के कारण होता है, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और इन्फेक्शन जब पता चल जाए तो प्रॉपर वे में उसी के आधार पर आपको आहार लेना होगा, डाइट लेना होगा। और ये चीज इंटरनल होता है, जिसको पकड़ने में चिकित्सक जो हैं उनको भी बहुत समय लग जाता है कि समस्या कहाँ है, और जिसके कारण से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाता है और बहुत कमज़ोर भी हो जाता है। ऑटोमेटिक है कि जब इनेमिक होगा तो कमज़ोर होगा ही होगा। सिकल सेल रोग जो है उसका सहायक उपचार है, उसको ब्लड चढ़वाना चाहिए। थैलेसीमिया में भी ये आती है, सिकल सेल में सबसे ज़्यादा होती है कि ब्लड को आपको हर हाल में चढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी में एनीमिक होने के कारण से आपका बोन मैरो प्रोडक्शन नहीं कर रहा आरबीसी का। थैलेसीमिया ऐसी स्थिति में इसको उपचार की आवश्यकता तो नहीं होती है, उसको रिहेबिलिट किया जा सकता है थेरेपी के माध्यम से, डाइट के माध्यम से। और उसके लक्षणों को गंभीर होने के लिए ये सारे चीजों को आप ये कर सकते हैं थेरेपी के माध्यम से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से आप जो है प्रत्यारोपण करवा करके भी करवा सकते हैं। तो ये सारे चीजें जो है इनेमिक का कारण है। इनेमिक से ऐसा होता है जिसका मुख्य कारण है आयरन का कमी, बॉडी में होना, प्रोटीन को कमी होना, और ये खान पान के कारण से ये होते हैं। और दूसरा है कि इनेमिक का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर क्यों पड़ता है? ये बहुत चिंता करने का विषय है। बच्चों को जो प्रॉपर डाइट है वो घरेलू डाइट कम लेते हैं। वो बच्चे फास्ट फूड पर विशेष ध्यान देते हैं, सारे बच्चे का ही अट्रैक्शन है फास्ट फूड के प्रति। और फास्ट फूड में बताए ही थे कि मैगी वगैरह में क्या डाला हुआ रहता है, जिसके कारण से आपका आयरन लैग करता है। दूसरा है कि स्टमक का स्थिति को सही नहीं रखता है, तो उससे बच्चों में क्या होता है कि स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं। दूसरा कि जिसके कारण से उसको एकाग्रता की कमी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो प्रॉपर वे में बच्चों का होना चाहिए वो नहीं रहता है, चंचलता जो होना चाहिए वो नहीं रहता है, मेमोरी उसको स्टोर करने का जो है उसमें भी कमी आ जाता है। बच्चों को याददाश्त जो प्रॉपर में रहना चाहिए वो नहीं रहता है। तो बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उसको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पालक वगैरह का आयरन से जो सप्लीमेंट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, पालक है, एप्पल है, ये सब वगैरह पर विशेष ध्यान देना चाहिए, फ्रूट्स पे। और प्लस फिर उधर एग्स है, मटन है, चिकन है, जो भी है ये सारे घरेलू फूड हैं, और इस पर विशेष बच्चों को ध्यान देना चाहिए, स्पाइसी से बचना चाहिए। और बच्चों को प्रॉपर डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए कि एज के हिसाब से बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उसको एचबी का, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवा लेना चाहिए, और उसमें देखना चाहिए कि आयरन के लेवल क्या है। अगर आयरन का लेवल प्रॉपर वे में है तो कोई पुनः उसको फिर प्रोटीन को देखना चाहिए तो प्रोटीन का लेवल क्या है। अगर दोनों सब सही है तो बच्चे हेल्दी हैं,
और बच्चे में अगर एकाग्रता की कमी होती है तो उसका कारण दूसरा भी हो सकता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे में जो उसको पढ़ने की जो क्षमता है, उसका जो डेवलपमेंट है, मानसिक जो विकास है, वो अवरोधक बन सकता है। और इसके हिसाब से अ, हम उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास का रिलेशन एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। अगर मानसिक विकास शारीरिक विकास के अनुरूप नहीं है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है हर एक पेरेंट्स को, क्योंकि शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है मानसिक विकास। अगर शारीरिक विकास से पर अगर ध्यान दे रहे हैं और उसका मानसिक विकार विकास जो है, डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट अगर स्लो है तो एक चिंता करने की विषय है। और उस पर आप सजेशन ले सकते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट से भी ले सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, काउंसलिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो ये सारे बिंदु पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब आगे हम लोग टॉपिक बढ़ाते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ, कि मेंटल हेल्थ क्या है, उस पर क्या क्या चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है वो मानसिक समस्या की शारीरिक समस्या से मानसिक समस्या का क्या रिलेशन है। रिलेशन तो बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे का पूरक भी है। तो इसके मद्देनजर देखते हुए शारीरिक स्वास्थ्य जो और मानसिक स्वास्थ्य का जो संबंध है, या निसंदेह रूप से कह सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं कि अवसाद के कारण और हार्ट का जो समझ रिलेशन है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि यदि किसी प्रकार का आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आपका प्रॉपर वे में एक ऐसी गलती है, वो नहीं पकड़ पाए आप, और उसको अपर लेवल का लोग देख लिए, तो जब ये आपको पता चला कि ऐसा हुआ तो आपको मानसिक रूप से आप अस्वस्थ फील करेंगे कि ये क्या हो गया। आपका हार्ट बीट भी बढ़ेगा कि हमसे कहाँ ये सारे चीजें मिस्टेक हो गई। तो ऐसे ऐसे चीजें बच्चों में भी होती है, हर एक मानव में भी होती है। ये साइकोलॉजिकल है, मनो स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि जिसमें इस तरह का बातें हो जाया करता है। फिर है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो मानसिक अस्वस्थ के कारण है सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम भी है कि समाज बहुत सारे चीजों को उत्पन्न कर देता है। अब समाज के बीच में हैं, आप स्वस्थ हैं, लेकिन समाज से निकल करके कुछ ऐसी चीजें आती है जिसके कारण से आप जो है मेंटली थोड़ा सा आप हो जाते हैं। जैसे कोई बेरोजगार है तो उसको समाज का ताना सुनना मिलेगा, जिसके कारण से वो आदमी जो बेरोजगार है वो अपसेट होते चला जाएगा। फिर परिवार में भी बहुत सारे टेंशन होती है, फैमिलियों के बीच में, वो भी कारण है। दूसरा है आज के डेट में गरीबी। गरीबी मन से भी होते हैं और इकोनॉमिकली भी होते हैं। तो ये दोनों फैक्टर जो होते हैं, से मन अपने आप में अगर आ गया कि हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अक्षम हो गया। वो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में अक्षम हो गया, वो कर नहीं सकता क्योंकि मानसिक रूप से वो हो गया। वो गलत चीज है। नशीले पदार्थ का अधिक सेवन करने से, अल्कोहल का सेवन करने से, और अपराध संबंधित जितने भी चीजें हैं, यानी नकारात्मक सोच, वो आदमी को मानसिक अस्वस्थ कर देता है। अब है कि मानसिक विकार व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी जो बर्ताव है, जैसे समझदारी से भोजन करना, कि कब भोजन लेना चाहिए, कब भोजन नहीं लेना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना, कम से कम 6 से 8 घंटा सोना, फिर सुरक्षित यौन संबंध करना। ये सारे चीजें जो है समाज से रिलेट है और सामाजिक परिवेश में ये सारे चीजें चलती है। अब है आते हैं बच्चों में, कि बच्चों का जो प्रोग्रेशन होता है वो कैसे होता है। बच्चों को
6 महीने के अंदर क्या डेवलपमेंट है उसका है, बच्चे का मानसिक विकास को कैसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को देखने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि बच्चे जो न्यू नेटल चाइल्ड होते हैं, वो उसकी डेवलपमेंट का आपको देखते बात करते रहना होगा कि बच्चे प्रॉपर वे में पेरेंट्स को देख करके अपने फेस को किस रूप में करते हैं, और उनकी आई बॉल का स्थिति क्या है, लिप्स का स्थिति क्या है, आई बॉल मूव कर रहा है कि नहीं, उसका फोरहेड का स्थिति क्या है। तो उससे भी आकलन आप कर सकते हैं, और उसके मद्देनजर देखते हुए आप बच्चे के बारे में ये सोच सकते हैं कि मेरा बच्चे का मानसिक विकास प्रॉपर वे में शारीरिक विकास के अनुरूप है या नहीं। तो एक बहुत बृहद पैमाने का ये चीज है, और इस तरह से आप उसको केयर कर सकते हैं। तो उसमें भी बच्चों के ऊपर भी नियमित भोजन पर ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों का जो मालिश करने का टेक्निक है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो एक्सरसाइज से ही जुड़ा हुआ है। बच्चे पर्याप्त मात्रा में नींद ले रहे हैं कि नहीं, वो बड़े पर भी निर्भर करता है। उनके बिहेवियर क्या है, सकारात्मक बिहेवियर है कि नकारात्मक बिहेवियर है। नकारात्मक बिहेवियर है तो उस पर कौन कौन सा उसका नकारात्मक बिहेवियर है, उस पर भी ध्यान देने का जरूरत पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी और बड़ों एडल्ट के ऊपर भी। फिर है चिकित्सीय उपचारों के लिए, कि आप चिकित्सीय उपचार के रूप में जाएंगे तो उसमें कोई खास मेडिसिन का जरूरत नहीं है, और उसको आप रिहेबिलिटेशन के माध्यम से, अपने एक्सरसाइज के माध्यम से इसको आप ठीक कर सकते हैं। अब इसका अस्वस्थ होने का इसका कारण भी है, एक तो है हेरिडिटरी, दूसरा है ये भाई बहन माता पिता में भी आता है, और ये सारे चीजें जो है वो आर्थिक परेशानी कारण से भी ये होता है। अब जैसे जीवन का नकारात्मक अनुभव क्या किया है उस चीज को भी हम समझेंगे। आर्थिक परेशानी एक कारण हो सकता है, आप किसी चीज में कामयाब नहीं हुए उसका भी कारण हो सकता है। मानसिक तनाव तो एवरेज होता है, यानी समझ जाइए कि जो पॉपुलेशन है भारत का, उसमें से 9 में से एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है, चाहे जिस रूप में है। और उसके बाद ये चीजें जो है मानसिक तनाव के कारण से होता है, सेक्सुअली या शारीरिक रूप से प्रताड़ना के कारण से भी होता है। अगर कोई किसी व्यक्ति को अधिक प्रताड़ करता है तो वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, ये सोच करके कि हमें क्यों बोला जा रहा है। वो अपनी गलती को नहीं ढूंढता कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज पर सोच रहा है, क्योंकि नकारात्मक उसकी थिंकिंग है। वो सोच रहा है कि हमको क्यों बोला गया, हमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो वो उसके कारण से हो रहा है। तो दैट मीन्स इसमें उसके मानसिक कमजोरी होने कारण है कि शरीर में उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं है, और उसको फूड सप्लीमेंट का भी कमी है, यानी कहने का मतलब इनेमिक का भी कारण से ऐसा होता है। तीसरा है दिमाग पर असर डालने वाला हार्मोन। बॉडी में अनेक प्रकार का हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपको बहुत सी चीजों को मस्तिष्क के संतुलित करने में, असंतुलित करने में बहुत बड़ा उसका रोल होता है। अब ये सारे जो चीजें हैं वो कहने का मतलब है कि एक समाज के अंदर है तो कोई शोक आघात जैसे हो गया, ट्रॉमा होने की स्थिति में भी होता है। जैसे आघात में हो गया कि माता पिता के आज समय डेथ हो जाना, या कुछ ऐसे नजदीकी कजन जो हैं उनकी मृत्यु हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन के कारण भी बन सकता है। और वो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है कब, जब आपस में फैमिली जो है झगड़ा करते हैं। तो झगड़ा जो होती है माता पिता के बीच में और उसमें बच्चे रहते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं। डरना भी एक मानसिक अस्वस्थता का प्रतीक है, जिसके कारण से बच्चों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए मानसिक, वो प्रॉपर वे में नहीं होता है शारीरिक डेवलपमेंट के अनुसार। तो ये सारे समस्या है। आप पेरेंट्स हैं तो आपको समझदारी के साथ बात करना होगा घर के अंदर, और बच्चों को स्थिति को देखते हुए
आपको झगड़ा करना होगा। अगर आप ज्यादा इस तरह से करते हैं, बच्चों की स्थिति नहीं देख रहे हैं कि बच्चे किस रूप में हैं, बच्चे क्या समझेंगे नहीं समझेंगे, अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत नुकसान होने वाले हैं बच्चों को। बच्चे वो डिप्रेस हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे माइंड से, और उनकी जो आईक्यू लेवल है उन लेवल में भी हरास होने की संभावना बनती है। तो ये सारे प्रिकॉशन अपने आप को लेना पड़ेगा कि हम किस रूप में रहें बच्चों के साथ, और बच्चे का सोच के अनुरूप पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तीसरा है कि एक छोटा सा एक्सरसाइज बता देते हैं किसी भी आदमी को कि एकाग्रचित होने का, कैसे हम एकाग्रचित होंगे। तो सबसे पहला है कि एकाग्रचित होने के लिए आप सुबह में आसन मार के बैठ जाएं और लंबी सांस लें, उसको सांस को छोड़ें, यानी लॉन्ग ब्रीथिंग, रिपीटेड ब्रीथिंग के माध्यम से आपको एकाग्रचित बन सकते हैं, आपको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हो सकता है, आप जो नकारात्मक बातें आ रहे हैं उसको हटा सकते हैं। ये सारे चीजें होती है। तो इसका मुख्य कारण है कि ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, घबराहट के कारण से भी हो सकता है। फिर है पर्सनालिटी चेंज के कारण से भी आपको ये मानसिक लक्षण हो सकता है। खाने पीने का जो पैटर्न है उसमें चेंजिंग आप ला सकते हैं। फिर एक्सेसिव एनेक्साइटी है, एंजाइटी है कि आप अत्यधिक चिंतन करते हैं जिसके कारण से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन है, उसको आप हटा सकते हैं नकारात्मक बातों को अपने आप में, जैसे अभी रिपीटेड ब्रीथिंग के माध्यम से भी आप हटा सकते हैं उसको। ये हिंसक नहीं होना है, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज्यादा गुस्सा हो रहा है तो आप साइड हो जाएं, और साइड होकर के आप एक्सरसाइज कर लें। आसन मार करके आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण अगर 5 टाइम्स करते हैं एक नॉर्मल वे में, तो आपको शांति मिलेगी, और जो नकारात्मक बातें आ रही है वो गायब हो जाएंगे, नहीं आएंगे। फिर है कि बहुत ज्यादा मूडी स्विंग्स होने पर भी ऐसा होता है, और सबसे बड़ा कारण है कि जो अल्कोहल सेवन करते हैं, अत्यधिक अल्कोहल सेवन करने से भी सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण बनता है। और ये देखने को भी मिला है कि वो हिंसक ज्यादा होते हैं और नकारात्मक उनमें ज्यादा आती है, और उस तरह से वो बिहेवियर भी करते हैं। अब है कि पैनिक डिसऑर्डर जो होता है, इसमें पैनिक डिसऑर्डर का मुख्य कारण है तेज दिल को धड़कना। ये पैनिक डिसऑर्डर का कारण है। पसीना अत्यधिक आना पैनिक डिसऑर्डर का मुख्य कारण है। थर थर कांपना, बॉडी में कंपन भी कभी कभी आ जाता है। जब अत्यधिक गुस्से में आप आएंगे तो बॉडी में वाइब्रेशन आएगा जिसको कंपन के रूप में आप व्यक्त करते हैं, वो भी सही नहीं है, मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण से ये होती है। ब्रीथिंग प्रक्रिया में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, आपको जो रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें भी तकलीफ आएगी, घबराहट उसके कारण से भी होती है। फिर है जब उस तरह का प्रक्रिया होगी तो आपको चेस्ट में पेन फीलिंग होगा, और ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। और फिर आपको वर्टिगो टाइप पर आएगा, चक्कर जैसी लक्षण दिखेंगे आप में। हल्का फुल्का वोमिटिंग का भी मन करेगा, लेकिन वोमिटिंग होगा नहीं, और चक्कर प्रॉपर वे में आएगा नहीं, लेकिन आपको फील होगा कि खड़ा हो रहे हैं तो चक्कर आ रही है। फिर है घुटन का एहसास होगा कि गला सूख रहा है। ठंड का, कभी कभी ठंड का भी फीलिंग ज्यादा होगी। मरने का डर सबसे ज्यादा आता है, सुसाइड। सुसाइड वही लोग करते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, और अस्वस्थ होने कारण से वो ऐसे घटना का अंजाम देते हैं। भीड़ से भी डर लगता है। भीड़ में जाने से पहले वो घबरा जाते हैं कि हम जा रहे हैं तो वहां से कैसे निकलेंगे। तो वो बहुत बड़ा कमी है, उसको फोबिया बोला जाता है। और एग्रोफोबिया जो है
वो फोबिया का एक कारण है। और फोबिया में ही ऐसे होता है कि सार्वजनिक जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करने में भी दिक्कत होती है, खुले स्थान पर खड़ा होने पर भी दिक्कत होती है, भीड़ वाले स्थान में जाने का मन नहीं करेगा, उससे घबराहट होती है। लाइट में भी, लाइन अगर है सीक्वेंस बना हुआ, उसमें भी खड़ा होने का हिम्मत नहीं बनेगा, क्योंकि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। घर पर अकेला नहीं रह सकते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने का कारण ये सारे चीज होता है। तो ये फोबिया है। फोबिया में क्या होता है, ये तो एगोराफोबिया बोलते हैं, एक फोबिया भी होता है। फोबिया एक विशिष्ट वस्तु या स्थिति या गतिविधि का अत्यधिक लगातार भय होना, वो फोबिया है। और फोबिया से सफरिंग बहुत सारे लोग हैं। आपको दैनिक जीवन में ये सारे चलते फिरते लोग भी मिल जाएंगे, बात करने से ये सब पता चल जाएगा कि उनमें सबसे ज्यादा डर होता है। और डर के कारण से अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य है, वो कार्य करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो आप लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि इसको आप कैसे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य रहने का कुछ उपाय जो है कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले है कि पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव विचार रखें, शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहें, एक्सरसाइज करें जो शरीर के अनुरूप है, पर्याप्त नींद लें। वो 6 से 8 घंटा प्रॉपर जो नींद है वो नींद लेना पड़ेगा। तनाव ज़्यादा न लें, खुश रहने का प्रयास करें, ज़्यादा सोचना नहीं है। जब इस तरह का अगर ज़्यादा थिंकिंग होता है तो आप ओम का उच्चारण करें, आसन मार करके सुबह में एकांत में बैठ करके, आपका वो नकारात्मक जो बातें आ रही है वो खत्म हो जाएगी। आप करके देखें। खूब धूप लें, यानी विटामिन डी बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट लें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, और दूसरों को हमेशा मदद करें। और वैसे व्यक्ति से बात करें जो आपका सबसे ज्यादा विश्वासी हो और आपको गाइडलाइन देने में सक्षम हो, उस व्यक्ति से आप बात को शेयर करें। नकारात्मक बातें अपने जहम में रखेंगे तो वो आपको डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। अगर वो बात को आप अपने नजदीकी दोस्त, कजिन, जो विश्वासी हैं उनके साथ शेयर करें, तो वो आप उसी समय आपको बहुत राहत मिल जाएगी मानसिक रूप से। तो ये आप मिलनसार बने, लोगों से मिलते जुलते रहें, ये सारे बातें हैं। ये अब इससे आप मानसिक स्वास्थ्य रह सकते हैं, लोगों को भी रख सकते हैं। तो थैंक यू। और जैसा बातों को लेकर के बहुत ध्यान धन्यवाद डॉक्टर रखने की साहब। जरूरत है। और हर इंसान स्वस्थ रहे। और जो स्थिति है कि 9 में 1 सफरिंग है, मेंटल डिजॉर्डर, या उसको कहिए, या उसको इलनेस कहिए, तो ज्यादा तो इलनेस ही के रूप में आएंगे, डिजॉर्डर तो लास्ट में आते हैं। डिजॉर्डर का तो रिहेबिलिटेशन की ओर जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो इलनेस है उनका मुख्य रूप से एक्सरसाइज के माध्यम से आप निजात दिला सकते हैं। और एक दूसरे को कोऑपरेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने बताया। और आज तो पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा परेशानी लोगों में जो हो रही है सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी से हो रही है, आयरन की कमी से हो रही है। डॉक्टर साहब ने सारा पहलू, जितने भी एस्पेक्ट हैं लाइफ में जो जुड़े होते हैं, लाइफ में जितने भी टेंशन के चांसेस होते हैं, इन्होंने क्लियर किया कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, आयरन की कमी से होती है। और डॉक्टर साहब ने सिर्फ कमी और प्रॉब्लम ही नहीं बताया, उसका सॉल्यूशन भी बताया। तो सारे लोग एक बार वीडियो ऑन करके जोरदार क्लैपिंग करें डॉक्टर साहब के लिए। बहुत ही बढ़िया। और डॉक्टर साहब, आप तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं, लेकिन और थोड़ा सा 1 मिनट समय सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं, थोड़ा सा जी। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका कहाँ पे रेसिडेंस हुआ और क्या अभी चल रहा है आपका? मैं डॉक्टर यूके सिंह, और मैं बुद्धू चक में अस्थायी तौर पर किराए के मकान में रहता हूँ, लोचन मंदिर के नियर अबाउट। और हमारी पोस्टिंग मनिहारी प्रखंड में है, रिहेबिलिटेशन क्षेत्र में हूँ, और मानसिक विशेषज्ञ के पद पर मैं कार्यरत हूँ। और
और ऐसे साइड में प्रोफेशनल तो हूँ, आपको पता ही है। लेकिन प्रोफेशनल में मतलब सर्विस से जो है ऐसे चलता है कि लोग जितना हमसे लाभ उठा सकें, ऐसा कुछ नहीं है। और घर पर भी देख लेता हूँ, जो आ गए घर पर उनको देख लिया। लेकिन बात आज के डेट में सर ऐसा है कि लोगों को जो मैंने पा रहा अनुभव जो अपना प्राप्त किया है और कर रहा हूँ, कि लोग फ्री सेवा जब आप देंगे ना, तो लोग तो लाभ उठाते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, आपके माध्यम से जो मिला रिजल्ट, जो भी चीजें हैं, वो शेयर जल्दी नहीं करते हैं लोग, फीडबैक नहीं देते हैं। वो फिर यस। समस्या में जाएंगे तो फीडबैक देंगे, है ना? तो इस तरह की यस। चीजें बहुत यस। सारे आते रहती है। और इसके लेके हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, या हम ऐसा सोचते भी नहीं है कि हम आएगा तो हम ऐसा उसको बोलेंगे, नहीं आया बस देन दिया, यस। 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 आइए काम कीजिए, अपना समस्या रखिए, जाइए। और चलिए। अगर सटीक रखिएगा तो सटीक आपका इलाज हो जाएगी। अगर कंफ्यूज करके बोलिएगा तो आप कंफ्यूजन में रहिएगा, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। एक तो लोग अस्वस्थ होता है तो मानसिक रूप से अस्वस्थ ऐसे भी हो जाता है, फिजिकली अस्वस्थ होता है तो सब बहुत सारे कारण हैं। यस। तो यही यस सर। मेरा इंट्रोडक्शन है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। एक बार जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए। बहुत ही कीमती वक्त इन्होंने हम लोगों के लिए निकाला, और हर चीज, हमको नहीं लगता इन्होंने कोई भी चीज छिपाया, हर चीज हम लोगों से दिल खोल कर बताया। तो चाहेंगे जितने भी लीडर्स हैं वो कुछ कुछ दो शब्द बोले डॉक्टर साहब के सम्मान में। प्रमोद सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड सबसे पहले मॉर्निंग। तो डॉक्टर उमाकांत जी, आपको पहली बार हम लोग सुने, बहुत अच्छा गाने के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आपने थैंक यू। हीमोग्लोबिन के बारे में पूरी डिटेल बताया, हमने पूरा चीज नोट किया अपने डायरी। और बिल्कुल मेंटल हेल्थ के बिल्कुल। बारे में तो आज के जी आम समस्या हो गया है अवसाद, जिसके के जी बारे में जी। आपने पूरे डिटेल से बताया। जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, वो जी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी लोगों को भी बताया, उनको स्वस्थ रहने में मदद करें हम लोग। और जो हम लोग का जो मिशन है स्वस्थ भारत अभियान, इसमें हम लोग जी। सहयोग करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए बढ़िया। जेड सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जेड सर। हाँ आनंद सर। यस सर। हाँ उमाकांत जी का बहुत बढ़िया सेशन रहा। मैं जैद खान, और मैं तो सुन रहा था। अभी लोग अच्छे सेशन पे हूँ, अभी संजय सर के साथ उन्हीं के मोबाइल से ज्वाइन भी किया। जी काफी जी बढ़िया रहा सर उमेश सर, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जो कि आपने अलग अलग तरीके से बताया कैसे कैसे क्या बीमारी है, खासतौर से एनीमिया के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक और यू। बहुत डिटेल्स में आपने बता दिया आरबीसी कैसे क्या होता है, और थैलेसीमिया वगैरह, ये सब चीजें लोगों को पता होना चाहिए। और बहुत अच्छे से आपने बताया, जिससे हम लोग सब लोग मिलकर समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो मेरे तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, आपका थैंक यू। सेहत अच्छा रहे और इसी तरह आप लोग को सेवा देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। जी। चलिए, और थैंक हमारे यू। आनंद सर तो बहुत चाहते हैं, एक से कोई न्यूज हीरा ढूंढते हैं, और वो बहुत अच्छे से आपके बारे में कई बार आनंद सर ने तारीफ करी थी। मैंने बोला एकदम सर को लाया जाए, हम लोग को सेवा चाहिए सर का। जी जी। ठीक सर, आपका चलिए। दिन। थैंक यू। जनार्दन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू सर को, और बहुत इतने अच्छे जानकारी के लिए। क्योंकि आज ऐसा लगा कि सेशन कैसे करके 1 घंटा की तरफ जाने लग गया, पता ही नहीं चला। जी और इतना जी जी। डिटेल मैंने कि आज तक हुआ ही नहीं। इतना डिटेल डेप्थ जानकारी लग रहा था कि हम लोग एकदम क्लास कर रहे हैं मेडिसिन का। तो जी मेडिकल जी। लाइन का क्लास हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। ओके, बस इतना ही। बहुत थैंक बढ़िया। तो हम सारे लोग एक सेंचुरी, आधा सेंचुरी से ज्यादा लोग थे आज। आप सारे लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, हम सारे लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। क्योंकि सीखने की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग का दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों के जो दिमाग है खुल जाता है। राइट। तो हम लोगों ने आज संडे को 16 आज फरवरी है, आज हम लोगों ने इतना बढ़िया नॉलेज लिया, इसको